Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. Okay. Wait a minute, students. Okay. So today we have to start the new topic, the third century crisis. Are you able to see the screen, students? Yes, ma'am. Okay. In the first and the second centuries were by a large a period of peace, prosperity, and economic expansion. The third century brought the first major signs of internal strain. जो पहली और सेकंड सेंचुरी थी उसके अंदर काफी समय तक अच्छी पीरियड ऑफ पीस रहा, यानी शांति वाला समय रहा, काफी फ्लरिश करे, काफी प्रोस्पेरिटी रही, आर्थिक उस से भी देखा जाए एस्पेक्ट से तो एक्सपेंशन हुआ है काफी। लेकिन जो थर्ड सेंचुरी थी उसके अंदर मेजर साइंस देखने को मिले हैं यहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या इंटरनल स्ट्रेन के। फ्रॉम द 230s द एम्पायर फाउंड इटसेल्फ फाइटिंग ऑन सेवरल फ्रंट्स साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है कि ये 230s के दौरान एम्पायर जो है उनको काफी ज्यादा चीजों को लेकर के वहां पर फाइट्स चल रही थी, ठीक है, लड़ाइयां चल रही थी और एक साथ चल रही थी। In Iran, a new and more aggressive dynasty emerged in 225. They called themselves the Sassanians, and within just 15 years were expanding rapidly in the direction of Euphrates. ईरान के अंदर एक नए अग्रेसिव डायनेस्टी इमर्ज हुई थी 225 में। वो अपने आप को ससैनियंस कहते थे और करीब 15 साल तक के समय में उन्होंने अपने आप को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर लिया था। और किस डायरेक्शन में एक्सपेंड किया था? जो नदी थी यूफ्रेट्स, वहां तक वो लोग पहुंचने की पूरी कोशिश थी। और वो काफी अग्रेसिव डायनेस्टी थी। अग्रेसिव एज इन की काफी अग्रेशन था, गुस्सा काफी था उनमें। In a famous rock inscription cut in 3 languages, Shapur I, the Iranian ruler, claimed that he had annihilated a Roman army of 60,000 and even captured the eastern capital of Antioch. अब क्या है, एक फेमस इंस्क्रिप्शन जो है वो देखा गया है, रॉक इंस्क्रिप्शन, जो कि 3 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। शापुर वन ईरानी रूलर था, उसका नाम था शापुर वन। उसने बोला है कि उसने पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन कर दिया है रोमन आर्मी का, करीब 60,000 जिसमें सोल्जर्स थे, और उसने काफी हिस्सा जो है कैपिटल सिटी जो रही है, ईस्टर्न कैपिटल रही है एंटोइक, वहां को उसने पूरी तरह कब्जे में कर लिया है। और उस इंस्क्रिप्शन पे ऐसा लिखा हुआ है, वो भी 3 लैंग्वेज में। Meanwhile, a whole series of Germanic tribes, or rather tribal confederacies, most notably the Almaning and the Franks and the Goths, began to move against the Rhine and the Danube frontiers, and the whole period from 233 to 280 saw repeated invasions of a whole line of provinces that stretched from the Black Sea to the Alps and the southern Germany. अब बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब ये शाहपुर वन ने ये सब कैप्चर कर लिया था, उसी समय में एक बहुत ज्यादा जर्मनिक ट्राइब्स जो थी उनकी एक सीरीज थी, वहां पे भी चीजें हो रही थी, ट्राइबल कॉन्फेडरेसीज चल रही थी। बेसिकली अलामानी, फ्रेंक्स और गॉड्स जो थे उनके बीच में ये चीज चल रही थी। उन्होंने भी शुरू कर दिया था काम, वो रायन और दनु फ्रंटियर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे थे। पूरे पीरियड के दौरान यहाँ पे कई सारी घुसपैठ हुई। पूरी जो एरिया जो फैला हुआ था ब्लैक सी से एल्प से और सदर्न जर्मनी तक, वहां पर एक दूसरे में सब घुसपैठ कर रहे थे, घुसपैठ एजेंट की कब्जा करने के हिसाब से कर रहे थे, ठीक है। The Romans were forced to abandon much of the territory beyond the Danube, while the emperors of this period were constantly in the field against what the Romans called the barbarians. अब
रोमन्स जो थे उन्होंने काफी हिस्सा अपनी टेरिटरी का छोड़ दिया था, ठीक है, दानूब से आगे का हिस्सा जो था वो खाली करके छोड़ के चले गए थे, लेकिन जो इनके एम्परर्स थे इस पीरियड के, वो लगातार फील्ड में काम कर रहे थे रोमन्स के खिलाफ, जिनको बोला जाता है बारबेरियंस. द रैपिड सक्सेशन ऑफ एम्परर्स इन द 3rd century, 25 emperors in 47 years, is an obvious symptom of the strain faced by the empire in this period. एक रैपिड सक्सेशन यानी कि बार बार एम्परर्स जो है, एक खत्म हो रहा है दूसरा आ रहा है, वंशावली जो है वो चल रही है, वो इस चीज में आप समझ सकते हो कि 3rd century के अंदर करीब 25 एम्परर्स आए 47 ईयर्स में ही सिर्फ, यानी कि 25 एम्परर्स आए 47 ईयर्स में ही. वंशावली एजन की एक ने कब्जा करा दूसरे पे, तो उसकी वजह से भी तो एम्परर चेंज होता है. तो लगातार इन्वेजन चल रहा था 3rd century के अंदर. तो ये जो एक फिगर दिया हुआ है आपको कि 25 एम्परर बदले 47 ईयर्स में, उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये ऑब्वियस बात है कि उस समय में उस एम्पायर के अंदर, इस पीरियड के अंदर कितनी ज्यादा इंटरनल ग्रजेस देखने को मिले हैं. समझ में आया इस पैराग्राफ, इस टॉपिक के अंदर किसी को कोई दिक्कत? नो मैम. Okay, then the next one is gender literacy and culture. One of the more modern features of Roman society was the widespread of the prevalence of nuclear family. अब एक मॉडर्न फीचर देखा जाए रोमन सोसाइटी का उस समय में जो फैल रहा था, वो ये था कि न्यूक्लियर फैमिली वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको काफी इंपॉर्टेंस दे रहे थे और उस चीज को काफी अडॉप्ट कर रहे थे. Adult sons did not live with their families and it was exceptional for adult brothers to share a common household. अब अडल्ट सन्स यानी कि जो लड़के हुआ करते थे, जब वो बड़े हो जाते थे तो वो अपनी फैमिलीज के साथ में नहीं रहते थे, और जो अडल्ट ब्रदर्स होते थे वो भी एक कॉमन घर जो है उसको शेयर नहीं करते थे. On the other hand, slaves were included in the family as the Romans understood this. और slaves इसके अपोजिटली देखा जाए तो जो गुलाम हुआ करते थे उनको फैमिलीज के साथ में ही रहने का अलाउ था. By the late republics, the 1st century BCE, the typical form of marriage was one where the wife did not transfer to her husband's authority, but retained full rights in the property of her natal family. एक और नया फीचर जो देखा गया था उस रिपब्लिक के दौरान 1st सेंचुरी के एंड में, वो ये था कि जब शादी हो जाती थी तो वाइफ जो है उसको उसके हस्बैंड की अधिकार नहीं मिलते थे, एज इन की उसकी जो हस्बैंड की जो राइट्स होते थे प्रॉपर्टी के वो उसको नहीं मिलते थे, लेकिन उसकी जो घर होता था, जो वाइफ होती थी उसका जो खुद का घर होता था, फैमिली जो होती थी, इसके पेरेंट्स जो होते थे, वहां पर उसको जरूर राइट्स मिले हुए होते थे, प्रॉपर्टी राइट्स जो थे. While the women's dowry went to husband for the duration of the marriage, the woman remained a primary hire of her father and became an independent property owner on her father's death. अब विमेन डाउरी यानी कि जो दहेज प्रथा थी वो जाती थी हस्बैंड को जब शादी होती थी, लेकिन विमेन जो है वो अभी भी वारिस बनी हुई होती थी अपने पिता की संपत्ति का, ठीक है, और वो ही अकेली प्रॉपर्टी ओनर होती थी अगर उसके पिता की डेथ हो जाती थी तो. Thus, Roman women enjoyed a considerable legal rights in owning and managing property. तो ये कहा जा सकता है कि रोमन women जो है उन्होंने काफी अच्छे लीगल राइट्स मिले हुए थे उनको प्रॉपर्टी को अपने हक में लेने में और उसको मैनेज करने में. In other words, in law, the married couple was not one financial entity but two, and the wife enjoyed complete legal independence. कहने का मतलब ये है दूसरे शब्दों में कि अगर कोई मैरिड कपल है तो उसको एक फाइनेंशियल एंटिटी नहीं होती थी, वहां पे दो लोग होते थे जिनको अलग अलग तरीके से फाइनेंशियल एंटिटी होती थी, यानी कि वो वारिस होते थे, और वाइफ जो है उनको काफी लीगल इंडिपेंडेंस मिली हुई थी. अभी तक किसी भी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. नो मैम. Okay. Divorce was relatively easy and needed no more than a notice of intent to dissolve the marriage by either husband or wife. अब डाइवोर्स जो है वो भी काफी इजी था उस समय में, और उसको ज्यादा एक तरीके से हाइप नहीं दे रखी थी. मैरिज को अगर डिसॉल्व करना होता था तो कोई भी कर सकता था, हस्बैंड भी कर सकता था और वाइफ भी कर सकती थी. On the other hand, whereas males married in their late 20s or early 30s, women were married off in the late teens or early 20s.
So there was an age gap between husband and wife, and this would have encouraged a certain inequality. अब यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है, बेसिकली टाइम एज एन एज गैप दे रखा है, और बता रखा है कि मेल जो हुआ करते थे वो अपने लेट 20s या अर्ली 30s में शादी किया करते थे, और विमेन की जो एज रखी गई थी शादी करने की वो थी टीन एज के एंड में या फिर अर्ली 20s में। इस वजह से इनके बीच में काफी एज गैप रहता था हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और उससे ही एक इनइक्वालिटी वाली जो बात है वो एनकरेज होती थी। ठीक है, मैरिजेस वर जनरली अरेंज्ड एंड देयर इज नो डाउट दैट वुमेन वर ऑफन सब्जेक्ट टू डोमिनेशन बाय देयर हस्बैंड। शादी जो है वो बेसिकली अरेंज मैरिज हुआ करती थी उस समय में, और कोई डाउट नहीं है कि विमेन के ऊपर पूरी तरीके से रौब जमाते थे हस्बैंड, डोमिनेट करते थे, क्योंकि एज गैप बहुत ज्यादा होता था इस वजह से। Augustine, the great Catholic bishop who spent most of his life in North Africa, tells us that his mother was regularly beaten by his father, and the most other wives in the small town where he grew up had similar bruises to show. अब यहाँ पे अगस्टीन जो है उनके बारे में पहले डिस्क्रिप्शन दे रखा है साइड में, we'll complete that first. Saint Augustine 354 to 430 was bishop of the North African city of Hippo from 396 and a towering figure in the intellectual history of the church. Saint Augustine जो है वो बिशप रहे हैं नॉर्थ अफ्रीका के जो चर्च था हिप्पोस के अंदर, और एक काफी इंपॉर्टेंट फिगर की तरह देखे गए हैं, एक इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट से एक बुद्धिजीवी के तौर पे देखे गए हैं जो चर्च की हिस्ट्री के अंदर देखे गए वो। ठीक है, bishops were the most important religious figures in Christian community and often very powerful. bishops जो है वो एक important religious figure, धार्मिक गुरु की तरह देखे जाते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर, और अक्सर काफी पावरफुल होते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि वो एक कैथोलिक बिशप थे, और वो रहते थे अपने नॉर्थ अफ्रीका के अंदर। उन्होंने अपनी अधिकतर जिंदगी जो है वो नॉर्थ अफ्रीका में बिताई है, और उन्होंने बताया है कि उनके जो माताजी थी, उनकी जो मम्मी थी, उनको अक्सर उनके पिताजी मारा करते थे, और इसी तरह का फेट जो है बाकी वहां पे रहने वाली जितनी भी वाइफ्स थी वो दिखाया करती थी, यानी सबके सिमिलर तरीके से ब्रूजेस यानी कि जो निशान होते हैं मारने के वो दिखाने के लिए उन सबके पास में सिमिलर थे। यानी ये छोटे से टाउन में रहते थे और वो लोग अधिकतर वहां पे ये चीज कॉमन थी, और कोई किसी पे एक क्वेश्चन रेज नहीं करता था। तो ये काफी सैड है बट फैक्ट है। Finally, fathers had substantial legal control over their children, sometimes to a shocking degree. For example, a legal power of life and death is in exposing unwanted children, but by leaving them out in the cold to die. अब एक और सैड फैक्ट जो है वो निकल के आया है कि फादर्स जो थे उनके हाथ में पूरा लीगल कंट्रोल था अपने बच्चों के जीवन का, एक शॉकिंग डिग्री तक था कि अगर उनके पास में लीगल पावर थी कि वो चाहते तो उनका बच्चा जिए, वो चाहते तो उनका बच्चा मरे। और वो कैसे कि अगर उनको लगता था कि कोई अनवांटेड चिल्ड्रन है उनके बच्चे जो है ये ज्यादा हो गए हैं, या कोई भी एस्पेक्ट से देखा जाए तो वो अपने बच्चों को पसंद नहीं करते थे या अनवांटेड लगते थे उनको बच्चे, तो वो उनको बाहर ठंड में मरने के लिए छोड़ देते थे। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Now the question arises, what about literacy? Literacy का क्या था वहां पर? It is certain that the rates of casual literacy varied greatly between different parts of the empire. For example, in Pompeii, which was buried in a volcanic eruption in 79 CE, there is a strong evidence of widespread casual literacy. अब यहाँ पे casual literacy वाली चीज बोली गई है, जो बेसिकली उसके लिए राइट में आपकी एक डिस्क्रिप्शन है, The use of reading and writing in everyday often tribal context. अब यहाँ पर रोजमर्रा की चीजें जो लिखी जाती थी पढ़ी जाती थी उसके लिए बोला गया है कैजुअल लिटरेसी वाली टर्म। यहाँ पर कैजुअल लिटरेसी जो थी उसकी काफी रेट अच्छी थी, यहाँ अलग अलग एरियाज में अलग अलग एम्पायर के अलग अलग एरियाज में अलग थी। एग्जाम्पल के तौर पे जो पॉम्पी प्रदेश था जहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ करते थे, वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था 79 सी के अंदर, और वहां पे काफी मजबूत एविडेंस मिले हैं कि उस समय में कैजुअल लिटरेसी काफी फैली वहां पर।
Walls on the main streets of Pompeii often carried advertisements and graffiti were found all over the city. अब ये जो शहर था यहाँ पर काफी ज्यादा दीवारों पे आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाती थी उस जमाने के अंदर, और ग्राफिटी आर्ट जो होता है वो भी देखने को मिलता था पूरे शहर की दीवारों पर. By contrast, in Egypt, where hundreds of papyri survive, most formal documents such as contracts were usually written by professional scribes, and they often tell us that X or Y is unable to read and write. अब इसके ऑपोजिटली इजिप्ट के अंदर भी कई सारी पेपरी सर्वाइव करी है, यानी पेपरस करके जो डॉक्यूमेंट हुआ करता था, जो एक रीड होती थी, उसको प्रॉपर प्रोसीजर के अंदर जाने के बाद में यूज किया जाता था लिखने के लिए. उस पर काफी ज्यादा फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते थे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, और उसमें यूजुअली लिखा जाता था, प्रोफेशनल स्क्राइब्स लिखते थे उसको, स्क्रिप्ट्स लिखते थे, और वो अक्सर बताते थे एग्जाम्पल के तौर पे कि एक्स और वाई जो है वो पढ़ लिख नहीं सकता. But even here, literacy was certainly more widespread among certain categories such as soldiers, army officers, and estate managers. लेकिन यहाँ पे फिर भी literacy जो थी वो काफी फैली हुई थी, कई सारी कैटेगरीज में जो लोग आते हैं उनमें फैली हुई थी, जैसे सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स और एस्टेट मैनेजर्स. इन दोनों ही पैराग्राफ्स में किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं. Students, am I audible to you? Yes, ma'am. अगर आपको कोई दिक्कत आई है दोनों पैराग्राफ्स के अंदर तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am. ओके. तो यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है, ये बहुत ही फनीस्ट ग्राफिटी इसमें देखी गई थी. एक वॉल पे लिखा हुआ था जो कि पॉम्पी की वॉल थी, ठीक है, पॉम्पी शहर की वॉल. आई एडमायर यू फॉर नॉट कोलैप्सिंग इन रून्स व्हेन यू हैव टू सपोर्ट सो मच बोरिंग राइटिंग ऑन यू. यहाँ पर एक फनी उसमें एक बात बोली गई है कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ जो तुम गिरी नहीं, टूटी नहीं, ठीक है, और वो भी तब जब तुम्हारे ऊपर इतनी बोरिंग बातें लिखी हुई है. तो ये एक फनीएस्ट ग्राफिटी जो है देखी गई है पॉम्पी के अंदर. नाउ मूविंग ऑन, द कल्चरल diversity of the empire was reflected in many ways at many levels. In the vast diversity of religious cults and local deities, the plurality of languages that were spoken, the styles of dress and costume, the food people ate, their forms of social organization, tribal or non-tribal, even their patterns of settlements. अब यहाँ पे cultural diversity यानी culture के हिसाब से भी काफी विविधता देखी गई है इस empire के अंदर, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग levels पर. कई सारे religious cults हुए हैं, धार्मिक पंथ हुए हैं, ठीक है, लोकल डाइटीज, अलग अलग भगवान हुए हैं, लैंग्वेजेस काफी सारी बोली जाती थी, अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते थे, कॉस्ट्यूम पहनी जाती थी, लोग बाग जो खाते थे वो भी अलग अलग तरह का था, अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थी यहाँ पे, ट्राइबल थी, कुछ नॉन ट्राइबल थी, अलग अलग पैटर्न्स थे सेटलमेंट के, जो घर बनाए गए थे या बिल्डिंग्स बनाई गई थी वो भी अलग अलग तरह के थे. तो यहाँ पर काफी ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी थी. Aramaic was the dominant language group of Near East, at least west of the Euphrates. अब यहाँ पे जो लैंग्वेज थी, डोमिनेंट लैंग्वेज थी नियर ईस्ट के, यानी ईस्ट की जो लोकेशन है उसके पास में, बेसिकली जो नदी थी वहां के वेस्ट में. कॉप्टिक वॉज स्पोकन इन इजिप्ट. इजिप्ट के अंदर कॉप्टिक बोली जाती थी. प्यूनिक और बर्बर बोली जाती थी नॉर्थ अफ्रीका में. सेल्टिक बोली जाती थी स्पेन में और नॉर्थ वेस्ट में. बट many of these linguistic cultures were purely oral, at least until a script was invented for them. अब ये अक्सर जितनी भी linguistic cultures थे ये basically क्या थे, पूरी तरह से ओरल थे, इनका कुछ लिखा जोखा नहीं था जब तक कि यहाँ पे स्क्रिप्ट इन लोगों ने डेवलप नहीं कर ली थी, इन्वेंट नहीं कर ली थी. आर्मेनियन फॉर एग्जाम्पल ओनली बिगिन टू बी रिटन एज लेट एज द 5th सेंचुरी. एग्जाम्पल के तौर पे आर्मेनियन जो है वो तभी लिखी गई जब लिखना सीख गए थे लोग 5th सेंचुरी के अंदर. whereas there was already a Coptic translation of the Bible by the middle of the 3rd century. जबकि दूसरी तरफ 3rd century तक आते आते उन्होंने Coptic languages को ट्रांसलेट कर लिया था. बाइबल जो है वो Coptic उसमें ट्रांसलेट कर ली गई थी. Elsewhere, the spread of Latin displays the written form of languages that were otherwise widespread. This happened notably with Celtic
which ceased to be written after the 1st century. बाकी जगहों पर लैटिन जो है उसने दूसरी भाषाओं को रिप्लेस कर दिया था, बेसिकली जो सेल्टिक थी उसको रिप्लेस कर दिया गया था, और जो कि लिखी गई थी 1st सेंचुरी में। समझ में आया? इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay, so there are one sketch and one photograph. Mosaic in Edessa, 2nd century CE. The Syriac inscription suggests that those depicted are the wife of King Abgar and her family. अब यहाँ पे ये जो चीज बनी हुई है, मोज़ेक बना हुआ है डिफरेंट कलर्स और उसको लेकर के बनाया हुआ है, ये बताता है इंस्क्रिप्शन जो कि यहाँ पे मिला है, उससे ये पढ़ करके समझ आता है कि ये वाइफ जो राजा है और उसकी जो फैमिली है उसको दर्शा रहा है। ठीक है, वाइफ जो है उसकी और उसकी फैमिली जो है उसको दर्शा रहा है। Pompey, a wine merchant's dining room, its walls decorated with scenes of depicting mythical animals. ये बेसिकली जो मोज़ेक है ये उसकी फैमिली, राजा की वाइफ और उसकी फैमिली को दर्शा रहा है। और ये जो है ये पॉम्पी, एक वाइन मर्चेंट का डाइनिंग रूम है, उसकी दीवारें जो है डेकोरेट की गई हैं मिथिकल एनिमल्स से। ये वो चीज है, ये डाइनिंग रूम है उसका। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Then economic expansion. The empire had a substantial economic infrastructure of harbors, mines and quarries and brickyards, olive oil factories, etc. Wheat, wine and olive oil were traded and consumed in huge quantities, and they came mainly from Spain and the Gallic provinces, North Africa, Egypt, and to a lesser extent Italy, where conditions were best for these crops. अब इकोनॉमिक एक्सपेंशन कैसे हुआ है, यानी आर्थिक रूप से एक्सपेंड कैसे हुआ है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो था हब इसका वो काफी फैला। ठीक है, माइंस, क्वेरीज, ब्रिकयार्ड्स, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज ये सब डेवलप किए गए। व्हीट, वाइन, ऑलिव ऑयल्स जो है उनमें व्यापार किया जाता था, उन्हें खाया जाता था काफी ज्यादा क्वांटिटीज में, और ये बेसिकली आते थे स्पेन, गैलिक प्रोविंसेस, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट से, जहां और कुछ हिस्सा जो है इटली का, वहां से भी ये चीजें आती थी, क्योंकि इन सारी जगहों पर इनको उगाने के लिए अच्छी कंडीशंस थी, फेवरेबल कंडीशंस थी। लिक्विड्स जैसे कि वाइन, ऑलिव ऑयल जो है ट्रांसपोर्ट किए जाते थे कंटेनर्स में, उन कंटेनर्स को हम बोलते थे एम्फोरे। ठीक है, liquids like wine and olive oil were transported in containers called amphore. ठीक है, the fragments and the shards of a very large number of these survive Monte Testico in Rome. Tessicaio in Rome is said to contain the remnants of over 50 million vessels. अब ये जो फ्रेगमेंट्स और शर्ट्स आते थे ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आते थे, यानी कि ये जो कंटेनर्स आते थे ये शिप पर आते थे और काफी बड़ी क्वांटिटी में आते थे, करीब 50 मिलियन वेसल्स आते थे उस शिप पर। It has been possible for archaeologists to reconstruct the precise shapes of these containers, tell us what they carried, and see exactly where they were made by examining the clay content and matching the finds with the clay pits throughout the Mediterranean. अब ये पॉसिबल है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करे हो इनके दोबारा से शेप इन कंटेनर्स के, और ये कैसे लेके जाए जाते थे, एग्जैक्टली कैसे इनको उन्होंने पूरा आइडेंटिफाई करा, एग्जामिन करा किस मिट्टी का से बने हैं ये, और जो भी चीजें उनको मिली उस जो गड्ढे थे मिट्टी के उससे उन्होंने उसको जज करा, एग्जामिन करा पूरे मेडिटेरेनियन एरिया में। ठीक है, अब यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है शिपरेक ऑफ द साउथ कोस्ट ऑफ फ्रांस 1st सेंचुरी BCE, यानी कि शिप जो है शिपरेक हुआ है, यानी शिप टूटा है या डूबा है। ठीक है, जो साउथ कोस्ट फ्रांस में देखा गया है 1st सेंचुरी BCE के अंदर। एम्फोर और आर इटालियन बेयरिंग द स्टैम्प ऑफ अ प्रोड्यूसर नियर द लेक ऑफ फॉन्डी, नियर द लेक ऑफ फेंडी, यानी कि एम्फोरे जो था इटालियन था, ये बेसिकली इटालियन सामान था इसके अंदर, ये जो कंटेनर्स थे, और ये लेक ऑफ फॉन्डी के आसपास जो है प्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, उसकी फोटोग्राफ्स दे रखी है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। प्लीज conjure up your problems related to this chapter. We'll discuss all of your problems in tomorrow's class. Have a nice day ahead, students. God bless you all. Stay fit, stay healthy. Thank you, ma'am.